हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ओनली पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की बुक समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों देखिए, पाठ 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है, पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं क्या है। क्या दोस्तों, पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं या वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता। दोस्तों अपने प्रश्न आ जाएं कि पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं क्या है या दोस्तों वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों अपने इसके 10 पॉइंट है। आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। ठीक दोस्तों, देखिए पहला पॉइंट, कृषि योग्य भूमि घट रही है। ठीक है दोस्तों, अपने पर्यावरण में या दोस्तों वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के अंदर दोस्तों अपने कृषि योग्य भूमि घट रही है। दोस्तों दूसरा है अपना चारागाह में चारे खत्म हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा है अपना मत्स्य भंडार घट रहा है। दोस्तों चौथा देखिए, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों पांचवा देखिए, जल की कमी हो रही है। दोस्तों छठा देखिए, क्या दोस्तों खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। ठीक है दोस्तों, सातवां देखिए, विकासशील देशों में पानी क्या दोस्तों पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आठवां वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। दोस्तों नौवां, जैव विविधता को बहुत हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, दसवां अपना ओजोन परत में छेद हो रहा है। ठीक दोस्तों, ये अपने 10 पॉइंट है, पर्यावरण में विभिन्न समस्याएं या वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता। दोस्तों आप दोबारा से देखिए, कृषि योग्य भूमि घट रही है, चारागाह में चारे खत्म हो रहे हैं, मत्स्य भंडार घट रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जल की कमी हो रही है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है, विकासशील देशों में पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जैव विविधता को बहुत हानि हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। ठीक दोस्तों, यह था हमारा पहला पॉइंट। दोस्तों अपना दूसरा पॉइंट देखिए, पर्यावरण की यह समस्याएं। क्या दोस्तों, पर्यावरण की यह समस्याएं विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा क्या दोस्तों विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है, इसलिए इससे राजनीति का मुद्दा माना जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए इसके अंदर दोस्तों देखिए पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, अपने विद्वानों के एक समूह का दोस्तों ध्यान देना, विद्वानों का एक समूह कल्पोप्राम। क्या दोस्तों, विद्वानों का एक समूह कल्पोप्राम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों ध्यान देना, अपने एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विद्वानों का एक समूह कल्पोप्राम ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों अपने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि दोस्तों जो अपनी पुस्तक है कल्पोप्राम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक में दर्शाया गया है कि जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार से संसाधन घट रहे हैं। ठीक दोस्तों, कि अपने जनसंख्या के बढ़ने से किस प्रकार से संसाधन घट रहे हैं। दोस्तों अपने UNEP के दोस्तों अर्थात यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम अर्थात दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोस्तों ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन करवाए। दोस्तों जो अपना UNEP है अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसने दोस्तों पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन करवाए। ठीक है दोस्तों अब देखिए हमारा तीसरा पॉइंट दोस्तों अपने पृथ्वी सम्मेलन है। क्या दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन या दोस्तों से आप रियो सम्मेलन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये अपने 1992 में दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। दोस्तों देखिए अपने 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या दोस्तों वहां पर मैंने आर लिखा अर्थात रियो सम्मेलन। दोस्तों अपने 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन दोस्तों ब्राजील के या दोस्तों ब्राजील के रियो डी जेनेरियो
कि दोस्तों ब्राजील के रियो डी जनेरियो नामक स्थान पर हुआ था। कि दोस्तों अपने प्रश्न आ जाए कि प्रतियोगी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, अपने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपने रियो सम्मेलन में, दोस्तों अपने प्रतियोगी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। यह और पूछ ले दोस्तों, यह सम्मेलन किस मुद्दे पर हुआ था दोस्तों, अपने यह सम्मेलन दोस्तों अपने संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर यह सम्मेलन हुआ था दोस्तों। दोस्तों अपने इस प्रतियोगी सम्मेलन या रियो सम्मेलन में दोस्तों 170 देश शामिल हुए थे। दोस्तों ध्यान देना, 170 देश। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देखिए अपने इसके आगे दोस्तों, इस सम्मेलन में क्या दोस्तों हजारों स्वयंसेवी संगठन भी शामिल हुए थे। क्या दोस्तों 170 देश तो शामिल हुए थे, साथ में हजारों स्वयंसेवी संगठन भी शामिल हुए थे दोस्तों। इसमें कई बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल थे दोस्तों। अपने इस रियो सम्मेलन को दोस्तों अपने प्रतियोगी सम्मेलन अर्थात अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो अपने प्रतियोगी सम्मेलन रियो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, उसको अपने अर्थ समिट भी कहा जाता है दोस्तों। इस सम्मेलन से 5 वर्ष पहले के दोस्तों, यह सम्मेलन अपने 1992 में हुआ था दोस्तों। इससे 5 साल पहले 1987 में ओवर कॉमन फ्यूचर के दोस्तों, ओवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट छपी थी। ठीक दोस्तों, अर्थात जो अपने ये प्रतियोगी सम्मेलन रियो सम्मेलन हुआ था, उससे 5 साल पहले 1987 में ओवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट छपी थी दोस्तों। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि क्या दोस्तों, जो अपने 5 साल पहले रिपोर्ट छपी थी 1987 में, उसमें यह बताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। दोस्तों जो अपने आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके हैं दोस्तों, अपने आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से में दोस्तों औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। ठीक है, रियो सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आ गई थी कि क्या दोस्तों, क्या बात खुलकर सामने आ गई थी कि दोस्तों देखिए क्या बात खुलकर सामने आ गई थी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के दोस्तों, अपना उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के सामने अलग अलग समस्याएं और चुनौतियां हैं। ठीक दोस्तों, अपने उत्तरी गोलार्ध के देश दोस्तों अपने विकसित और धनी देश हैं। कि दोस्तों अपने उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वो दोस्तों अपने विकसित और धनी देश है दोस्तों, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देश दोस्तों गरीब और विकासशील देश हैं। ठीक दोस्तों, अपने दोस्तों यू का मतलब दोस्तों उत्तरी और दोस्तों जी का मतलब गोलार्ध के दोस्तों, यू का उत्तरी और जी का गोलार्ध। दोस्तों अपने उत्तरी गोलार्ध की मुख्य चिंता है दोस्तों, एस का मतलब समस्याएं का दोस्तों, अपने ओजोन परत में छेद दोस्तों, अपने ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों, अपने उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंताएं समस्याएं दोस्तों। अपने दक्षिणी गोलार्ध की देशों की चिंताएं समस्या देखिए दोस्तों, अपने आर्थिक विकास कैसे करें, गरीबी कैसे दूर करें दोस्तों, और पर्यावरण प्रबंधन में कैसे अपनी भूमिका निभाएं दोस्तों। ये अपने दक्षिणी गोलार्ध के मुख्य चिंताएं समस्या है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो अपना रियो सम्मेलन में दोस्तों, अर्थात जो अपना रियो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पे, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपने रियो सम्मेलन में दोस्तों, आर का मतलब रियो दोस्तों, एस का मतलब सम्मेलन, अर्थात दोस्तों अपने रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ उपाय सुझाए गए। कि दोस्तों अपने एजेंडा 21 के रूप में कुछ उपाय सुझाए गए, अर्थात दोस्तों अपने रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, दोबारा से देखो दोस्तों, अपने जो रियो सम्मेलन है दोस्तों, इसकी सिफारिशों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी थी कि दोस्तों आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, अर्थात दोस्तों इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। ठीक है दोस्तों, कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 दोस्तों एक का मतलब एजेंडा है दोस्तों, एजेंडा 21 का झुकाव दोस्तों बी का मतलब पर्यावरण, अर्थात दोस्तों कुछ आलोचक का ऐसा कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण के दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। अर्थात दोस्तों जो अपने कुछ आलोचक है वो ऐसे कहते हैं कि एजेंडा 21 का झुकाव दोस्तों अपने पर्यावरण संरक्षण की बजाय दोस्तों अपने आर्थिक वृद्धि की ओर है। ठीक है दोस्तों, ये था अपना रियो सम्मेलन या प्रतियोगी सम्मेलन। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों अब देखिए विश्व की साची संपदा के दोस्तों, विश्व की साची संपदा, ध्यान देना दोस्तों, विश्व की साची संपदा किसे कहते हैं। इसे दोस्तों मैंने एम के अर्थात दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट लिखा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए साची संपदा ऐसे संसाधनों को कहते हैं कि दोस्तों जो अपने विश्व की साची संपदा है उसको दोस्तों ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं, कि दोस्तों जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उन्हें दोस्तों विश्व की साची संपदा कहते हैं। VSS अर्थात विश्व की साची संपदा कहते हैं। दोस्तों उदाहरण देखिए, जैसे अपने संयुक्त परिवार का चूल्हा है, अपने चरागाह है, अपने मैदान है, अपने कुआं है, नदी इत्यादि। दोस्तों इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार है। ठीक दोस्तों, ये था अपना विश्व की साची संपदा। दोस्तों अब देखिए वैश्विक साची संपदा या मानवता की साची विरासत। दोस्तों पहले थी अपने विश्व की साची संपदा, विश्व की। दोस्तों अब अपने वैश्विक साची संपदा है दोस्तों अपने मानवता की साची विरासत। तो देखिए दोस्तों देखिए विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। क्या दोस्तों, अपने विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए इनके प्रबंधन साचे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अपने इन्हें वैश्विक साची संपदा या मानवता की साची विरासत कहा जाता है। ठीक दोस्तों, दोबारा से देखिए, विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए इनके प्रबंधन साचे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक साची संपदा या मानवता की साची विरासत कहा जाता है। जैसे दोस्तों अपने उदाहरण देखिए, वायुमंडल है, बाहरी अंतरिक्ष है, अंटार्कटिका है दोस्तों, समुद्री सतह है इत्यादि। दोस्तों ये अपने सभी अपने वैश्विक साची संपदा के उदाहरण है। ठीक दोस्तों, इसे भी आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये भी अपने इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अपने वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए संधियां, दोस्तों अपने 3 संधियां हुई है। दोस्तों पहली है अपनी अंटार्कटिका संधि दोस्तों अपने 1959, और दोस्तों अपने दूसरी मॉन्ट्रियल न्यायाचार दोस्तों अपने 1987। दोस्तों अपनी तीसरी है अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार दोस्तों अपने 1991। ठीक दोस्तों, ये अपनी 3 संधियां हुई थी अपने वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों साची परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के। दोस्तों साची परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। दोस्तों देखिए पर्यावरण को लेकर के, दोस्तों अपने पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। क्या दोस्तों, अपने रवैये में अंतर है दोस्तों, और उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आज पर्यावरण मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अपने उत्तरी गोलार्ध के देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश बराबर की हिस्सेदारी निभाए, और दोस्तों लेकिन दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश ये चाहते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया। दोस्तों दोबारा से देखिए, अपने साचे परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के अंदर पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। दोस्तों अपने उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश पर्यावरण को लेकर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जैसी दशा अपने आज पर्यावरण में मौजूद है। दोस्तों अपने उत्तरी गोलार्ध के देश चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण में हर देश बराबर की हिस्सेदारी निभाए, और दोस्तों लेकिन दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश ये चाहते हैं कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान विकसित देशों ने पहुँचाया, और दोस्तों उसके नुकसान की भरपाई भी ज़्यादा यही देश करे। क्या दोस्तों, अर्थात दोस्तों जो देश पर्यावरण को जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों वह देश भरपाई भी उतनी करेगा। और दोस्तों विकासित देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अपने इन पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाए। क्या दोस्तों, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाए दोस्तों, इसी कारणवश के दोस्तों इसी कारणवश 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दोस्तों अर्थात रियो सम्मेलन में इसे प्रस्तावित किया गया था और इसे मान लिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी सिद्धांत को ही साची परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया। ठीक दोस्तों, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि साची परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या है। ठीक दोस्तों, अपने इसी सिद्धांत को साची परंतु अलग अलग जिम्मेदारी कहा गया। दोस्तों अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का दोस्तों अपने UN होता दोस्तों अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार क्या है। दोस्तों देखिए, अपने पहला पॉइंट है
UNFCCC के दोस्तों अपने UNFCCC 1992 में प्रकाशन के दोस्तों अपने UNFFC का प्रकाशन 1992 में हुआ था दोस्तों। अर्थात दोस्तों अपने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के दोस्तों अपने यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, और दोस्तों एफ का मतलब फ्रेमवर्क, और दोस्तों सी का मतलब कन्वेंशन, और दोस्तों ऑन, फिर उसके बाद दोस्तों सी का मतलब क्लाइमेट, दोस्तों अपने तीसरा सी का मतलब चेंज, अर्थात दोस्तों अपने यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जलवायु के परिवर्तन से संबंधित के दोस्तों अपने जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार UNFFC 1992 में कहा गया कि क्या दोस्तों क्या कहा गया है, देखिए दोस्तों, देखिए इस संधि को स्वीकार करने वाले देश क्या दोस्तों अपने इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण में क्या दोस्तों, दोबारा देखिए इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में क्या दोस्तों अपने ध्यान देना, अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेंगे। क्या दोस्तों जो अपना पर्यावरण है उसकी सुरक्षा का प्रयास करेंगे। इस नियमानुसार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत है कि ऐतिहासिक रूप से क्या दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा भूमिका विकसित देशों की है। क्या दोस्तों इस नियमानुसार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत है कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा भूमिका विकसित देशों की है। ठीक दोस्तों, यह था अपना संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमानुसार। दोस्तों अब देखिए अपने क्योटो प्रोटोकॉल के दोस्तों, अपने क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, अपने दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल समझौता 1997 में हुआ था। क्या दोस्तों अपने जो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता है वो अपने 1997 में हुआ था दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल जापान का एक शहर है। क्या दोस्तों जापान का एक शहर है, वहाँ पर हुआ था अपने क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों 1997 में हुआ था, जापान का एक शहर है, वहाँ पर हुआ था अपने क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों क्यों हुआ था, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो अपनी ग्रीन हाउस गैसें हैं, इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने ये क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। अब देखिए दोस्तों अपने क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों के का मतलब क्योटो, दोस्तों पी का मतलब प्रोटोकॉल। अपने क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोफ्लो के दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसों के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में इनकी भूमिका है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात हो, और दोस्तों अपने भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के दोस्तों, जो अपने क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था दोस्तों, उसके ऊपर भारत ने अपने हस्ताक्षर या अनुमोदन 2002 में किया था। क्या दोस्तों ये समझौता 1997 में हुआ था, और दोस्तों अपने भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर 2002 में किए थे। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों अब देखिए साझी संपदा के दोस्तों, पहले थी अपनी विश्व की साझी संपदा दोस्तों, अब अपने ओनली साझी संपदा है दोस्तों। देखिए ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, कि दोस्तों साझी संपदा कहलाती है। अर्थात दोस्तों ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो साझी संपदा कहलाती है। और दोस्तों ऐसे संसाधन के उपयोग, तो दोस्तों ऐसे संसाधन के उपयोग तथा रख रखाव में हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे या होते हैं। तो दोस्तों जो अपनी साझी संपदा है यह किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो साझी संपदा कहलाती है, और ऐसे संसाधन के उपयोग तथा रख रखाव में हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे अपनी साझी संपदा। अब देखिए दोस्तों वन प्रांतर, दोस्तों अपने वन प्रांतर देखिए, वनों के कुछ हिस्से को पवित्र मानकर उन्हें काटा नहीं जाता। दोस्तों अपने कुछ वन है जिन्हें हम पवित्र मानते हैं, उन्हें काटा नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर देवी देवताओं का वास है,
इन्हें वन प्रांतर कहा जाता है। दोस्तों जिन स्थानों पर देवी देवताओं का वास होता है उन्हें वन प्रांतर कहा जाता है। अक्सर गांव में हमें ऐसे स्थान देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें अपने गांव में बहुत सारे मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं दोस्तों? अपने वन मिल जाते हैं जिनमें ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर देवी देवताओं का वास होता है, जिन्हें हम काटते नहीं है। ठीक दोस्तों, इन वन प्रांतर को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो अपने वन प्रांतर है उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अपने वन प्रांतर के विभिन्न नाम देखिए। दोस्तों अपने राजस्थान में वन प्रांतर को वानी कहा जाता है। क्या दोस्तों? वानी। और दोस्तों अपने झारखंड में वन प्रांतर को जयराथान और सरना कहा जाता है। दोस्तों के का मतलब कहा, जे का मतलब जाता है, दोस्तों एस का मतलब है। दोस्तों अपने मेघालय में लिंग दो कहा जाता है। और दोस्तों अपने केरल में काओ कहा जाता है। और दोस्तों अपने उत्तराखंड में थान या देवभूमि कहा जाता है। और दोस्तों अपने महाराष्ट्र में देव रहितस कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये थे अपने वन प्रांतर के विभिन्न नाम। दोबारा से देखिए, राजस्थान वानी, झारखंड जयराथान और सरना, मेघालय लिंगदो, केरल काऊ, उत्तराखंड में थान या देवभूमि, महाराष्ट्र देव रहितस। दोस्तों ये थे अपने वन प्रांतर के विभिन्न नाम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। दोस्तों जो अपने पर्यावरण का मसला है उस पर भारत का पक्ष देखिए। दोस्तों भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल में हस्ताक्षर किए। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आगे नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत का कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपना भारत ऐसा कहता है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की होनी चाहिए। दोस्तों भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 0.9 टन तथा 1.6 टन 2030 तक हो जाएगा। कि दोस्तों अपने 2030 तक हो जाएगा। दोस्तों ये था अपने पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। ठीक है दोस्तों अब देखिए अपने भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए उठाए गए कदम। दोस्तों क्या जो अपनी भारत सरकार है उसके द्वारा अपने पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए उठाए गए कदम देखिए। दोस्तों अपने भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया है। क्या दोस्तों? जो अपना भारत है उसने अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी में बदलाव किया। और दोस्तों अपने भारत में स्वच्छता ईंधन को अनिवार्य कर दिया। ठीक दोस्तों, अपने भारत ने अपने स्वच्छता ईंधन को अनिवार्य कर दिया है। और दोस्तों अपने भारत में CNG द्वारा गाड़ियाँ चलाई जाने लगी। क्या दोस्तों? अपने CNG द्वारा गाड़ियाँ चलाई जाने लगी। और दोस्तों 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक दोस्तों, अपने 2003 में बिजली अधिनियम पारित किया गया। क्या दोस्तों? 2003 में बिजली अधिनियम। और देखिए दोस्तों अपने स्वच्छ कोयले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा। बायोडीजल का प्रयोग को मंजूरी मिली। क्या दोस्तों? जो अपने बायोडीजल है उसके प्रयोग को मंजूरी मिली। इलेक्ट्रिक वाहनों को मंजूरी मिली। दोस्तों में रसोई गैस को प्रोत्साहन मिला। दोस्तों यह था अपना भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए उठाए गए कदम। ठीक है दोस्तों अब देखिए अपने पर्यावरण आंदोलन का। दोस्तों अपने पर्यावरण आंदोलन देखिए, ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत एवं जागरूक है। कि दोस्तों अपने पर्यावरण के प्रति सचेत और जागरूक है जो लोग पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं। कि दोस्तों जो लोग अपने पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हैं ऐसे लोगों ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए। और दोस्तों ऐसे आंदोलन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चलाए गए हैं। आज पूरे संसार में पर्यावरण आंदोलन जीवंत है, विविधतापूर्ण और ताकतवर आंदोलन बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये आंदोलन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चले। ठीक है क्या दोस्तों? जो अपने पर्यावरण आंदोलन दोस्तों ये अपने अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चला है। कि दोस्तों पर्यावरण सम्मेलन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चला है। जैसे दोस्तों देखिए आगे, जैसे अपने वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन,
दक्षिणी देशों के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव। क्या दोस्तों, वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन और दोस्तों अपने दक्षिणी देशों के वन आंदोलनों पर बहुत दबाव है। दक्षिणी देशों मेक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत में वन आंदोलन चले और दोस्तों यहाँ वनों की कटाई का विरोध हुआ। ठीक है दोस्तों यह था अपना पहला पॉइंट, वनों की कटाई के खिलाफ आंदोलन। आगे देखिए इसी के अंदर दोस्तों, देखिए अपना दूसरा पॉइंट, खनिज उद्योग के खिलाफ आंदोलन। का दोस्तों मैंने बताया था आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों के नाम से मुद्दे चले। तो दोस्तों देखिए, खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योग है। क्या दोस्तों, जो अपना खनिज उद्योग है वो अपने पृथ्वी पर मौजूद सबसे ताकतवर उद्योग है। दोस्तों खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है। ठीक है दोस्तों, अपने खनिज उद्योग दोस्तों के का मतलब खनिज और दोस्तों का मतलब उद्योग, दोस्तों युग का मतलब उद्योग। तो दोस्तों देखिए, खनिज उद्योग रसायनों का भरपूर उपयोग करता है। दोस्तों जो अपना खनिज उद्योग है अपने रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जल मार्गों को प्रदूषित करता है और दोस्तों अपने स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। दोस्तों इसके कारण लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों अपने विश्व के विभिन्न भागों में कि दोस्तों खनिज उद्योग के प्रति आंदोलन चले हैं। ठीक है, अपने जो विश्व है उसके विभिन्न भागों में खनिज उद्योग के प्रति आंदोलन चले हैं। दोस्तों इसी में देखिए, इस कारण विश्व के कई भागों में खनिज उद्योगों की आलोचना एवं विरोध हुआ है। और दोस्तों इस उदाहरण देखिए, फिलीपींस में कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न, दोस्तों ध्यान देना, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन चलाया है। दोस्तों यह था अपना उदाहरण। ठीक है, अपने खनिज उद्योगों के खिलाफ आंदोलन के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर तीसरा पॉइंट देखिए अपना, बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन के। दोस्तों बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन, दोस्तों कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ भी हुए हैं। ठीक है, बांध विरोधी आंदोलन नदियों को बचाने के आंदोलन के रूप में देखे जाते हैं। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में क्या दोस्तों, 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला। ठीक है, अपने ऑस्ट्रेलिया में चला आंदोलन फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परवर्ती वनों को बचाने का आंदोलन था। ठीक है, अब देखिए दक्षिण गोलार्ध के दोस्तों, दक्षिण गोलार्ध के देशों में तुर्की से लेकर के दोस्तों, तुर्की से लेकर थाईलैंड के दोस्तों, तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी है। ठीक है दोस्तों, अर्थात बड़े बांधों को बनाने की होड़ लगी एक दूसरे में। दोस्तों भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए हैं, जैसे अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है दोस्तों यह था अपना पर्यावरण आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे दोस्तों, अब देखिए संसाधनों की भू राजनीति के। दोस्तों अपने संसाधनों की भू राजनीति क्या है दोस्तों, यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे। कि दोस्तों अपने यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे। संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच के दोस्तों तनातनी हुई है। दोस्तों संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध तथा युद्ध और दोस्तों शक्ति के संदर्भ में सोचा। दोस्तों इसी सोच के मूल में था संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। तो दोस्तों यह था अपना संसाधनों की भू राजनीति। ठीक है, अब देखिए दोस्तों संसाधनों की वैश्विक भू राजनीति का विवेचन अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों जो अपने संसाधनों के वैश्विक भू राजनीति का विवेचन अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया दोस्तों, जैसे हमने व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में संसाधनों की भू राजनीति, तेल पर आधारित भू राजनीति और दोस्तों स्वच्छ पानी के क्षेत्रों पर विश्व राजनीति। दोस्तों यह थी अपनी संसाधनों की वैश्विक भू राजनीति की विवेचन। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों, अब अपने इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है दोस्तों मूलवासी। दोस्तों मूलवासी, दोस्तों देखिए मूलवासी लोगों को ऐसे लोगों का वंशज माना गया है कि दोस्तों जो अपने मूलवासी है उनको ऐसे लोगों का वंशज माना गया है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, फिर किसी
दूसरे देश की संस्कृति, जातीय मूल के लोग यहाँ आए और इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, अर्थात दोस्तों किसी दूसरे देश की संस्कृति, जातीय मूल के लोग यहाँ आए और इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया। मूलवासी आज भी अपनी संस्कृति परंपरा के अनुसार रहते हैं। ठीक है, जो अपने मूलवासी है दोस्तों वो अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार रहते हैं। और दोस्तों जो अपने मूलवासी है दोस्तों वो अपने खास दर्जे पर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, दुनिया भर में मूलवासी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके रहन सहन, संस्कृति, परंपरा में कुछ समानता है। ठीक है दोस्तों ये अपनी परंपरा को महत्व देते हैं। जो अपने मूलवासी दोस्तों ये अपनी परंपरा को महत्व देते हैं। दोस्तों अपने मूलवासी लोगों के आंकड़े देखिए कि दोस्तों मूलवासी लोगों के आंकड़े दोस्तों देखिए, पहला, विश्व में 30 करोड़ मूलवासी है कि दोस्तों जो अपना पूरा विश्व है उसके अंदर अपने लगभग 30 करोड़ मूलवासी है। दोस्तों अपने फिलीपींस है, दोस्तों अपने फिलीपींस में 20 लाख मूलवासी है। दोस्तों 20 दोस्तों अलग लाख, दोस्तों अलग मूलवासी अपने फिलीपींस में 20 लाख मूलवासी है। अपने दोस्तों जो चिले में के अंदर दोस्तों अपने 10 लाख मूलवासी हैं। दोस्तों अपने बांग्लादेश में 6 लाख मूलवासी हैं। दोस्तों अपने जो उत्तरी अमेरिका है दोस्तों उसके अंदर 3,250,000 दोस्तों 3,250,000 मूलवासी हैं। और दोस्तों अपने जो उत्तरी सोवियत है कि दोस्तों अपने उत्तरी सोवियत के अंदर दोस्तों 10 लाख मूलवासी है। ठीक है दोस्तों, ये तो अपने मूलवासी लोगों के आंकड़े। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने मूलवासी के दोस्तों मूलवासियों की समस्याएं, मूलवासी या अपने मूलवासियों की समस्याएं। तो दोस्तों देखिए अपने मूलवासियों की पहली समस्या है समानता के लिए संघर्ष। कि दोस्तों इनको अपने समानता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, विकास के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और दोस्तों अपने मूलवासी लोगों को स्वतंत्र पहचान की मांग, और दोस्तों अपने मूलवासी स्थान पर हक की मांग, दोस्तों अपने जंगलों को ना उजाड़ने की मांग, और दोस्तों इनके जीवन में दखल अंदाजी ना करने की मांग। दोस्तों यह अपना मूलवासी अर्थात दोस्तों मूलवासियों की समस्याएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह था आप अपनी बुक कक्षा 12 की समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों ये अपने बुक का अंतिम चैप्टर भी था। तो दोस्तों अपनी ये एक बुक कंप्लीट हो गई अपनी समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर 8 पर्यावरण और दोस्तों अपने स्टडी ओनली चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।